दर्शकों, आप सभी को मेरा जय भीम। आज इस आवाज़ विशेष में हमारे साथ हैं मंजुला प्रदीप और कविता डंभारे। मंजुला जी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ी मानवाधिकार कार्यकर्ता है और साथ में NCWL यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन लीडर्स की नेशनल कन्वेनर है और DHRD नेट यानी दलित ह्यूमन राइट्स डिफेंडर नेटवर्क की वो कैंपेन डायरेक्टर है। साथ ही साथ हमारे साथ है कविता डंभारे जी। कविता डंभारे जी खुद एक एंटरप्रेन्योर है और वो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसके स्टेट्स और महिलाओं के लिए वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये सभी लोगों को समझाती है, उसका ट्रेनिंग देती है। तो मंजुला जी और कविता जी, आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मंजुला जी, आज सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ा व्याप है आपके काम का, 30 साल का पूरा काम है। 30 साल में अजीब अजीब केसेस आए हैं लाइफ में, अजीब अजीब घटनाएं, अजीब अजीब अलग अलग वायलेंसेस पे आपने काम किया है। हम उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। पहली बात पायल की, जो काम मैंने शुरू किया 30 सालों में, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हमारा समाज जो है, जिसे जाति के आधार पे पिछड़ा समझा जाता है और दबा के रखा जाता है, उसी समाज में एक चेतना भी जगी है। और उस चेतना के दौरान एक चीज़ मैंने देखा कि हमारा समाज जब आवाज़ उठाता है तो हमारे समाज को दबाने के लिए अत्याचार और हिंसा होते हैं। मैंने बहुत तरह के केसेस में काम किया, फिर उसमें यौन हिंसा हो, गैंग रेप, रेप एंड मर्डर्स, एट्रॉसिटीज़ में मर्डर्स, जहाँ पे लोगों को गांव छोड़ना पड़ा, उन्हें अपनी रोजी रोटी उनसे छीन गई। मैंने पंचायत में जो महिला प्रधान हैं उनके साथ काम किया। मैंने छुआछूत के मुद्दे पर अध्ययन किया गुजरात में। साथ ही साथ पुलिस एट्रॉसिटीज़ बड़े पैमाने पे हमारे देश में हो रही है, गुजरात में हो रही है, और ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पुलिस ने निर्ममता से हमारे दलित लड़कों को AK-47 यूज़ करके उनकी हत्या की गई है। और उसके साथ साथ एक ऊना की जो घटना आपको अगर याद होगी, 2016 में ऊना में 4 दलित लड़कों को जो गौरक्षकों ने उनके साथ बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया और उन्हें गाड़ी के पीछे बांधकर निर्वस्त्र करके पूरे शहर में उन्हें घुमाया गया, उनको पीटा गया, मारा गया। पुलिस ने देखा लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो इस तरह की घटनाओं में मैंने जब भी काम किया तो मैंने एक चीज़ जो मैंने एक निर्णय लिया वो था कि कुछ भी हो जाए हमारे लोगों को छोड़ना नहीं है, उनका साथ हमेशा निभाना है, और जब तक उन्हें न्याय ना मिले तब तक उन्हें सहयोग देना है। जब तक कि उन्हें न्याय ना मिले तब तक कि उन्हें सहयोग देना है। कविता जी, मैं आपके पास आती हूँ अभी जी। कविता जी, आप भी सोशल वर्क में हैं, आप भी काम करते हैं, महिलाओं के लिए भी आप काम करते हैं। तो मुझे ये जानना है कि जब आपके पास विक्टिम्स आते हैं, उनका जब रिहैबिलिटेशन करना है, तो आप उन्हें कैसे आगे ले जाती है, उन्हें कैसे समझाती है? वो एक चैलेंजिंग प्रोसेस होगा, वो कैसा? बिल्कुल, वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक सही कहा आपने पायल, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि वो खुद विक्टिम है, उसको खुद को नहीं पता कि उसको करना क्या है, मेंटली सेट नहीं है, वो डिस्टर्ब है। और ऐसे में रिहैबिलिटेशन की जब बात आएगी तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि उसका रिहैबिलिटेशन मेंटली हो। फिर उसके बाद हम लोग उसका अर्निंग सोर्स जनरेट करने का बात करें तो मेंटल रिहैबिलिटेशन का काम ऐसा तो बहुत कठिन होता है, एक दो दिन का या एक टाइम बिंग काम नहीं है वो। इट्स अ चैलेंजिंग वर्क, काफ़ी समय लेता है वो। लेकिन उसके बाद जब वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश होने की बात करेगी तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि वो अर्न क्या करे, कब तक डिपेंडेंट रहे या कब तक वो यूं ही भटकती रहे। तो अर्निंग सोर्स के रिहैबिलिटेशन पे बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं और उस मुद्दे को ध्यान में रखकर ये देखती हूँ मैं कि ये लेडी का कैपेसिटी यदि नहीं है तो उसको हम कैसे डेवलप करें। हम उसको छोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते समाज से, क्योंकि समाज ने पहले ही उसको अलग कर दिया है। तो धीरे धीरे उसका मानसिक तैयारी करना, उसको मोटिवेशनल एस्पेक्ट पे ट्रेनिंग देना, स्किल ट्रेनिंग देना, ये भी हम लोग करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की सपोर्ट से। और बाद में छोटा मोटा क्यों ना हो,
वहां से वो घर से ही कर सके, किसी और के साथ मिलके, किसी कंपनीज के साथ मिलके, जैसे घर में ही अगरबत्ती बनाकर दे सके, घर के घर में ही बैग स्टिच करके दे सके। तो क्योंकि बाहर इतना आसान नहीं है इन महिलाओं को, इन विक्टिम्स को अपना स्टैंड खड़ा करना, इट्स अ चैलेंजिंग अगेन। तो वहाँ से धीरे धीरे हम लोग उनका अर्निंग सोर्स जनरेट करके देने में हेल्प करते हैं, जिसमें कि मेरे साथ साथ कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो उनको लोन प्रोवाइड करने का भी काम करती हैं, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो उनको शेल्टर्स प्रोवाइड करने का भी काम करती हैं, और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी उनको मार्केट तक लिंक करके देना, ये सब काम में मैं काफ़ी सालों से एंगेज्ड हूँ और कर रही हूँ। और मुद्दा यही है कि जब तक ये स्वयंभू नहीं बनेगी, जब तक इनका अर्निंग सोर्स जनरेट नहीं होगा, तब तक सारी चीज़ें बेकार हो जाती है उसके लाइफ को सेटल करने के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब तक ये स्वयंभू नहीं बनेंगे तब तक ये उन्हें सेटल करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मंजुला जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा 30 इयर्स का जो आपका काम है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए होंगे। मैं जानना चाहती हूँ वो चैलेंजेस आपने कैसे उन्हें पार किया और कैसे आगे बढ़े। चैलेंजेस की बात करूँ तो शुरुआत में जब मैं बहुत छोटी थी, तब मुझे सबसे पहला जो चैलेंज मिला वो अपने परिवार से, क्योंकि इस तरह के काम में जो सिस्टम है उसके साथ आपको जूझना पड़ता है। आपको पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बात रखनी होती है। तो पिता का जो डर था कि मेरी बेटी ऐसा काम कर रही है जिसमें मान नहीं है और जिसमें कोई इस तरह का एक वातावरण है कि जिसमें वो अकेली पड़ जाएगी, तो मुझे वो एक चुनौती लगी। बाद में जब जिस तरह से मैं काम कर रही थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं एक महिला हूँ और मैं एक दलित समुदाय से हूँ, और मेरी पहचान मेरे लिए एक मेरा अभिशाप बन गया। इस तरह से मुझे लोग देखते थे कि क्या कोई दलित महिला इतनी मजबूत हो सकती है। जब मैं अंग्रेजी में बात करती थी तो लोगों को प्रॉब्लम होती थी, कहते थे कि हाउ कैन अ दलित वुमन स्पीक सच फ्लुएंट इंग्लिश। तो मुझे ये होता था कि क्या हमारी औरतों की एक कमजोर पहचान बना के लोगों ने हमारे पे एक इमेज हमारी बना दी है कि हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे में ज्ञान नहीं है, हमारे में समझ नहीं है। दूसरा कि जो मुद्दे मैंने काम किए उस मुद्दों पे लोग काम नहीं करते। बंधुआ मजदूरी का जब मैंने मुद्दा उठाया तो मुझे याद है कि हमारी जो ऑफिस थी उस पर 1997 में जब मैंने रैली निकाली, सब महिलाओं ने लीडरशिप ली थी, और 99 में वीएचपी ने मेरी ऑफिस पे हमला किया। अच्छा। और 200 वीएचपी के जो पुरुष थे वो मेरी ऑफिस में आए। मैंने वह महिलाओं के लिए एक मंडली बनाई थी जिसमें उनको सिलाई का काम सिखा रही थी। तो उन्होंने पत्थर मारा हमारी औरतों के ऊपर, पेट में लात मारी, बाल से खींच के सबको नीचे उतारा, और हमारी औरतों के सामने पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर दी, जबकि उनकी एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। तो ये स्थिति मैंने देखी और मुझे गुस्सा आया, और मैंने उसका विद्रोह किया, मैंने प्रोटेस्ट किया, और वहां पे हमने कार्यक्रम भी किया, पर मुझे परमिशन नहीं दी गई। तंत्र ने मुझे कार्यक्रम करने की परमिशन उस जो पादरा तहसील है उसकी हुकूमत में नहीं दी, जो बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, पर मैंने कार्यक्रम किया। हमारा पूरा प्रोग्राम है, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया। ये 99 की बात कर रही हूँ। और मैंने एक चीज़ भी और नोटिस की कि जब भी मैंने यौन हिंसा के केसेस हैंडल किए, जैसे पाटन पीटीसी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 2008 में, जब प्रधानमंत्री गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और भूतपूर्व सीएम आनंदी पटेल, वो अभी एक समय वो यूपी की गवर्नर भी हैं, वो महिला की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 प्रोफेसर्स, उस महिला की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये 6 प्रोफेसर एक लड़कियों का रेप कर रहे थे, और उसमें हमारी एक 17 साल की लड़की का 14 बार मल्टीपल गैंगरेप हुआ था। और जब मैंने उसकी कस्टडी ली, मुझे पता है उस वक्त पॉक्सो का एक्ट नहीं था, और जिस तरह से मैं कितना कह सकूं आपसे, पर जिस तरह से मुझे कस्टडी मिली और उसको मैंने अपने पास रखा, केस हैंडल किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करवाया, और 1 साल 1 महीने में सजा दिलवाई। आई थिंक ये उदाहरण बहुत ज़रूरी है प्रस्तुत करना कि हमारे देश में लोग कहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट का अमल नहीं हो रहा, लागू नहीं हो रहा, पर दूसरी तरफ जो लोग लागू करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर भी बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही है। और मैं इतना कहूँगी कि 2002 के दंगे भी मैंने देखे गुजरात में। दंगों के वक्त हम लोग बहुत कम लोग थे जो रिलीफ कैंप में जाते थे। शमशान में जो कब्रिस्तान में गई,
और जो लोगों की हत्या हुई, जिन औरतों के साथ बलात्कार हुआ, उन्हें काट के जला के राख कर दिया, उन सब से मिली। और आप सोचो, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, 32 साल की थी, पर और घर भी छोड़ना पड़ा इस काम की वजह से। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि ये सारे अनुभव ने मुझे मजबूत किया। जब मैं डायरेक्टर बनी 2004 में, चुनाव लड़के नवसर्जन में, तो मेरे पुरुष साथियों को बहुत तकलीफ हुई उससे, और उन्होंने मेरे ऊपर लांछन लगाया, मेरे चरित्र के ऊपर लांछन लगाया, मुझे हिटलर से कंपेयर किया गया। ये सारी चीजें होने के बावजूद मैंने 12 साल नवसर्जन की डायरेक्टर रही, और बहुत गौरव से कहती हूँ कि मैं नवसर्जन में से मुझे निकाला गया, मैंने नहीं छोड़ा। तो ये एक चुनौती मैंने दी हमारे ही आंदोलन के पुरुषों को, कि उन्हें पछता नहीं है कि जब एक दलित महिला बहुत स्ट्रांगली अपने आंदोलन में अपनी लीडरशिप खड़ी करती, कि हमारे ही पुरुषों को पछता नहीं है अगर हम बहुत स्ट्रांगली एक लीडर बनकर उभरे। कविता जी, आपकी तरफ आऊंगी। अभी इतना 1998 से 2022 तक का इतना बड़ा व्याप है, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा, इतनी सारी ट्रेनिंग्स हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप, काफी उद्योजक आपने बनाए हैं, अभी तक के चैलेंजेस काफी आए होंगे। हाँ, जानना चाहूंगी सही कहा संक्षिप्त में, और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और फिर आगे जाते हैं। एग्जैक्टली एक काफी बड़ा, और जिसे हम कहते हैं कि एक ह्यूज शब्द है ये, और एंटरप्रेन्योरशिप का एक अपनी दुनिया, काफी बड़ी दुनिया है। मतलब मैं यूं कह लूंगी कि एंटरप्रेन्योरशिप के बिना हम नहीं हैं, और हमारे बिना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। सही बात। हम एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मैं मेरे घर की हर चीज लूं, या मुझे लगने वाली हर एक चीज लूं, हर एक चीज में एंटरप्रेन्योरशिप है। सिर्फ हमें उसको ढूंढना है और देखना है कि मुझे कहाँ पर इस एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में मुझे मेरी स्कोप, मुझे जगह बनानी है। चैलेंजेस बहुत है पायल, यानी हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम ये छोटा सा समय है हम लोगों के लिए इस वक्त, ये छोटे से समय में हम बयान नहीं कर पाएंगे कि कितने चैलेंजेस से हम लोग उसमें से निकले हैं। एक चीज जरूर देखी है कि दलित होने के कारण हमेशा कई बार अपने ही लोगों से टांगे खींचनी गई कि एक लेडी महिला, वो भी दलित महिला, और वो भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये फील्ड में घुसती है, ये ट्रेनिंग देती है, ये पढ़ाती है, कैसे हो सकता है? क्योंकि ये फील्ड तो हमारे दलितों के लिए है ही नहीं ना। जी। देखा जाए तो हम लोग अब बात यदि करते हैं तो चंद ही साल ऐसे हुए हैं कि हमारे कुछ दलित एंटरप्रेन्योर्स ने ऑर्गेनाइजेशंस बना के आगे बढ़ाई है, लेकिन उसके पहले तक हम अगर स्थिति देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट ही हमारे दलितों के, आदिवासियों के बीच में नहीं है। ना ही हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में से किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप ये विषय को लिया हो या आगे बढ़े हो। हाँ, मास्टर ट्रेनर जरूर हुए हैं हमारे कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज में जॉब करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं कई कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन उसको फील्ड में लेके जाना या एग्जैक्टली उसको इम्प्लीमेंट करना, ये थोड़ा सा कम देखने में आता है। तो चैलेंजेस खूब ज़्यादा रहे हैं मुझे। किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कई सारे लोगों को धक्का पहुंच जाता है जब कविता डंभारे सीधे बोल देती है तो लोग कहते हैं कि ये मुंह फट है, अजीब तरीके से बात करती है। लेकिन हमारे ही साथ वाली कई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग दलित हैं, वही लोग सबसे पहले मेरी टांगे खींचते थे कि आप क्या जानो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, आपको क्या पता कि कैसे लोगों को उद्योगों में लाया जा सकता है। तो ऐसे चैलेंजेस टांग खींचने वालों के, हमेशा पीछे लेके जाने वालों के, ये हमेशा से रहे हैं। इसके अलावा फील्ड में जब आप जाते हैं, किसी एक यूनिट का एस्टैब्लिशमेंट करके देने की आप बात करते हैं, या किसी महिलाओं के एक समूह को आप उद्योग देने की सोचते हैं, तो सबसे पहले उसके घर वालों से हम लोगों को लड़ना होता है कि ये उद्योग क्यों करेगी, मेरी बीवी को आप कहाँ उद्योगों में डाल रहे हो। दूसरा, हम लोगों को सबसे बड़ा चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पड़ता है उस ग्राम पंचायत वाले का, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि किसी दलित महिलाओं का या आदिवासी महिलाओं का उद्योग भी खड़ा हो। वो नहीं चाहते, एनओसीज नहीं देते हैं, हर चीज हर जगह में डॉक्यूमेंट्स में अड़ा देते हैं। बावजूद इसके हमारी जर्नी हम लोग इतने अच्छे से चलाए हैं, मतलब हर स्टेप पे मैं लड़ी हूँ, हर यंत्रणा से मैं लड़ी हूँ कि नहीं ये होना चाहिए तो होना ही चाहिए। और चैलेंजेस को आगे बढ़ा कर आज मुझे उसमें थोड़ा फील भी होता है, अच्छा फील होता है। घर से तो मुझे कभी कोई अपोजिशन नहीं रहा, अपोजिशन करने वाले लोग अपने आसपास के इर्द गिर्द ही रहे हैं। इतना सब चैलेंजेस होने के बावजूद भी इस मुकाम पे मैं जरूर पहुंची हूँ कि हमने कई हजार महिलाओं को उनके पैरों पे खड़ा किया है।
नाउ दे आर अर्निंग देयर ओन इनकम जनरेटिंग सोर्स, खुद अर्न कर रही है। ये मुझे उसका बड़ा प्राउड फील होता है। हम बोलते हैं ये सारी चीज़ें। मंजुला जी, आपके पास आऊंगी। DHRD नेट की नो लॉकडाउन ऑन कास्ट एट्रोसिटीज़ पे एक किताब आई है, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। उसमें जो चंद केसेस है जो आपको लगता है कि आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। नो लॉकडाउन ऑन कास्ट एट्रोसिटीज़ जो हमने पब्लिश की वो थी 2020 के समय की बात जी। और आपको पता है कि 2020 में लॉकडाउन हुआ था जी। भारत में, और उस लॉकडाउन के दौरान लोगों ने ऐसा समझा कि सब घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, पर उस सुरक्षितता के महसूस के समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी हुई लोगों, क्योंकि एट्रोसिटीज़ ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि छुआछूत और एट्रोसिटीज़ की जब बात करते हैं तो आप अगर कोविड के समय भी आपको एट्रोसिटी, मतलब आपका मन क्यों हो रहा है कि आप बाहर निकल के किसी व्यक्ति के ऊपर रेप कर रहे हो, किसी औरत पे, या आप किसी आदमी की हत्या कर रहे हो, या किसी बच्चे को जबरदस्ती उसको अगवा करके उसके ऊपर बलात्कार करके उसको खत्म कर देते हो। तो ये लॉकडाउन में हमने देखा कि ऐसी घटनाएं बड़ी हैं, कम नहीं हुई। तो दलित ह्यूमन राइट डिफेंडर्स नेटवर्क ने 60 केसेस को डॉक्यूमेंट किया जी। और ये 7 राज्यों के केसेस हैं। और इन केसेस में कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि जिसमें आपको लगेगा कि ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही है कि एक दलित लड़का है, पानी की समस्या में, ये रवि एक गांव है गुजरात का, वहां पे उस लड़के की नग्न हालत में और उसके जो गुप्तांग है उसको कटे हुए गुप्तांग में उसकी लाश हमें मिली और उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने पानी के मुद्दे पे आवाज क्यों उठाई। दूसरी एक घटना है, एक बच्चा है तमिलनाडु में जो एक गैर दलित के खेत में डिफेकेशन कर रहा है, यानी टॉयलेट कर रहा है। तो जो जिसकी जमीन है उसने उसको देख लिया, उसने उसको कहा ये पूरा मल है जो लैट्रिन है, हाथ में उठा के उसको, मतलब आप सोच सकते हो। तीसरी मुझे घटना याद है, एक एम्बुलेंस में एक केरला का केस है कि हमारी दलित महिला 19 साल की जिसको कोविड हुआ है, उसको एम्बुलेंस में लेकर वो कोविड हॉस्पिटल में ले जा रहा है। ऑन द वे ड्राइवर की नीयत खराब हुई, उसने सुनसान रास्ते में लड़की को ले गया और उसका रेप किया। लड़की फिर FIR उसने लॉन्च कराई, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। एक और घटना है, मैं कह सकती हूँ, वो है तेलंगाना की, जहाँ एक ऑर्फनेज है, अनाथालय, मारुति अनाथालय। वहां एक 14 साल की लड़की के ऊपर कितनी बार कितने सारे आदमियों ने बलात्कार किया कि अल्टीमेटली वो लड़की बीमार पड़ गई और मर गई। मतलब मैं आपको ऐसी और घटना भी बता सकती हूँ, पर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था और दलित ह्यूमन राइट डिफेंडर्स नेटवर्क के लिए इंपॉर्टेंट था कि ये स्थिति को उजागर करे कि लॉकडाउन की स्थिति में भी हमारे समाज के लोग, पुरुष और औरतें, महिलाएं, बच्चे असुरक्षित हैं और उनके साथ इस तरह की बर्बरता हो रही है। इस बुक के साथ साथ हमने जो एक पिटीशन बनाई थी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLAs के लिए पिटीशन है कि आप एट्रोसिटी एक्ट जो है, जिसको अमेंड किया गया 2015 और 16 में, उसको लागू कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको चुनाव, आप लड़ते हो, आपको वोट मिलता है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है। और हमने यूनाइटेड नेशंस के लिए पिटीशन बनाई, क्योंकि 2001 से हमने ये मुद्दा रखा है कि जाति को अंतरराष्ट्रीय जो समस्या की तरह देखा जाए और UN में उसके एजेंडा में इसको शामिल किया जाए। तो हमने एक पिटीशन बनाई कि अब बहुत समय हो गया है, 2001 और अब 2020 की बात थी, तो 2 दशक के बीच में क्यों UN अभी भी रोक रहा है अपने आप को, अभी भी रोक के बैठा है कि हम ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि भारत सरकार का बहुत बड़ा विरोध है। तो नो लॉकडाउन ऑन कास्ट एट्रोसिटीज को हमने विश्व में हर जगह भेजा। हमने UN की एजेंसीज को भेजा, स्पेशल रैपोर्टियर्स को भेजा, ट्रीटी बॉडीज को भेजा, हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को भेजा, नेशनल नेटवर्क्स को भेजा इंडिया में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भेजा, सबको भेजा, ये बताने के लिए कि अब समय आ गया है कि आप सब आवाज खोले, आप अपनी चुप्पी तोड़े। आप ये नहीं कहे कि एट्रोसिटी का मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति या एक समुदाय का है, ये हमारे देश का सवाल है। मंजुला जी, इससे जुड़ के एक सवाल करना चाहूंगी आपसे कि कास्ट और जेंडर दोनों वायलेंस होता है, तो कास्ट और जेंडर बेस्ड जो वायलेंसेस होते हैं ये कैसे इंटरमिंगल करते हैं, कैसे एक दूसरे के रिश्तेदार ही है कि कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज और जेंडर बेस्ड एट्रोसिटीज एक ही
सिक्के के दो पहलू है और कैसे, इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगी। बहुत ताजा उदाहरण है हाथरस का, जी। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 19 साल की बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं था, जो खेत में काम करती थी, जो पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि वो गरीब समाज की है, वो सचकार कम्युनिटी की है, और जिस तरह से पहले उसके साथ छेड़खानी हुई जिसमें FIR लॉन्च नहीं हुई, और कुछ समय बाद उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हो गई। ये बताता है कि हमारी औरतें, हमारी लड़कियां किस पीड़ा से गुजरती हैं, अपने अस्तित्व की सुरक्षा वो कैसे कर पाएंगी, क्योंकि उनके सामने कोई व्यक्ति देखता है तो तिरस्कार से देखता है। पुरुष जो है, गैर दलित पुरुष, वो उनकी नजर होती कि वो उसे कॉमोडिटी की तरह देखते हैं कि एक वस्तु है, उपभोग की वस्तु है, जिसे पकड़ के उसके साथ जो करना है करें। हम सबको पता है कि हमारी औरतों को हम माना जाता है कि अगर हमारी औरतों की इज्जत उछाली जाएगी तो हमारे समाज की इज्जत उछालते हैं। आप खैरलान जी की जो घटना है वो भी सब जानते ही हैं कि क्या हुआ था। हमारी औरतों को निर्वस्त्र करके, परेड करके घुमाना, और हर चीज में हमारी औरत को ही परेशान करना, हमारी लड़कियों को परेशान करना। आप देखिए कि उससे हमारे आंकड़े कितने पीछे हैं। साक्षरता में, लिटरेसी में हमारी लड़कियां क्यों पीछे हैं, एम्प्लॉयमेंट में, हर चीज में हमारी महिलाएं पीछे हैं। हमारी महिलाएं अभी भी सरपंच, प्रधान होने के बावजूद कुर्सी पे नहीं बैठ सकती। अभी ये घटनाएं हुई थी कि हमारी औरत को कहा, हमारी प्रधान औरत को कहा, कुर्सी पे नहीं बैठना, तुझे जमीन पे बैठना है। उसको फ्लैग होस्ट नहीं करने देते, ध्वजवंदन नहीं करते। मतलब आप एक मुद्दा अगर आप दलित महिला का समझे, मैं इसको कंपेयर करती हूँ ब्लैक वुमेन के साथ, क्योंकि इंटरसेक्शनलिटी का मुद्दा है कि आप कास्ट को सिर्फ कास्ट के लेंस से नहीं देख सकते। कास्ट के साथ आपको जेंडर लाना है, रिलीजन लाना है, और आपको क्लास लाना है, और उसके साथ उसकी एजुकेशन, उसकी एम्प्लॉयमेंट, उसकी सेक्सुअलिटी, सब कुछ आता है। क्योंकि हमारी औरतों की सेक्सुअलिटी को लोग मानते हैं कि ये तो हर किसी, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है और उपभोग कर सकता है। हम औरतों को एक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि हम कमजोर हैं, हम निचली दर्जे की हैं, हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे में क्षमता नहीं है। ये गलत पहचान इसलिए मिली है क्योंकि हम एक दलित महिला हैं, एक दलित समाज से आती हैं, एक ऐसे वर्ग से आती है जिन्हें आगे बढ़ने के मौके बहुत कम मिलते हैं। कविता जी, आपके पास आऊंगी। ये लॉकडाउन का जो पीरियड है 2020 का, काफी लोग घर पे हैं, काफी लोगों के खाने के भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उनके पास उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना आप कैसे लोगों के पास पहुंची है इस पैंडेमिक में, और कैसे आपने लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का यानी उन्हें स्किल देने का काम किया? बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। लॉकडाउन के दरमियान हुआ ऐसा है कि चूंकि लॉकडाउन है, हम लोग मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, बावजूद इसके सच मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन इधर इस बीच में नहीं रहा है महिलाओं से। लेकिन फ़ोन पे जब भी हम लोग बात करते हैं हमारी महिला समूह से जो काम करती है, तो एक ऑनलाइन मीटिंग लेना है या फ़ोन पे बात करनी है, क्योंकि हम मूव तो नहीं कर पा रहे हैं, लॉकडाउन के पूरे नियम हमें सख्ती से फॉलो करना है। तो इस बीच में हम लोगों ने जो महिलाएं, जैसे ग्रामीण भाग की है हमारी, और उमरेड एक तालुका है नागपुर का, और सावनेर एक तालुका है, यहाँ सब्जी लेने वाली हमारी महिलाएं हैं। तो सब्जी भाजी ये लोग ला नहीं सकते, लेकिन ठीक है, आप सब्जी उगाते हैं, आप कलेक्ट करिएगा, आपके आसपास का जो भी टेम्पो होगा, जो भी होगा, जैसा भी मिलेगा वैसे आप उसको ट्रांसपोर्टेशन का साधन करिएगा। तो इसमें हम लोगों ने वेजिटेबल करने वाली महिलाओं को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, उन लोगों का माल मार्केट तक टाइमली पहुंच पाए, इसका व्यवस्था करके देने के लिए भी हम लोगों ने अपनी तरफ से फ़ोन पे जैसे भी हो सकता है वैसे किया। और सबसे ज़्यादा 2-3 ग्रुप्स हमारे ऐसे हैं जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हैं, साथ साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी आई है हमारे पास। बिजनेस तो बिजनेस है, आप कुछ भी करें। एक बहुत बड़ा ग्रुप है रिलायंस ग्रुप। रिलायंस एक ह्यूज नाम, ये इतना ह्यूज नाम भी आज आलू कांदा बेचता है ना। मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, तो बेचने में कोई शर्म नहीं, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, और आपकी अर्निंग के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी आई है ना। अपने पास मास्क बनाने का है आपको, सैनिटाइजर्स बनाने का है आपको। तो ऐसे कई सारे अपने बस्तियों के छोटे छोटे समूह जो काम करते हैं, जैसे खासकर नंदनवन का एक स्लम हमने लिया, कुंजीलाल पेट का एक स्लम लिया,
कुंजीलाल पेट में, आप जानती हैं। तो यहाँ इंटरेक्शन मेरा भले डायरेक्टली ना रहा हो, लेकिन टेलीफोनिकली हो, जैसे भी हो, उनको मोटिवेट करना है। आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिएगा, और हमारे ही सोर्सेज से कुछ मेरी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ हमारे फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक अच्छा खासा नेटवर्क खड़ा करके दिया कि ये हॉस्पिटल्स में मास्क लगते हैं, इस हॉस्पिटल में आपको ये लगते हैं। तो वो भी हम लोगों ने महिलाओं को वहाँ कम नहीं पड़ने दिया। जो जो महिलाएं हमसे जुड़ती आई है, जो जो महिलाएं हमारे साथ काम करी हैं, इनमें से किसी महिलाओं को हमने कम नहीं पड़ने दिया कि यहाँ एंड हो गया, ऐसा नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी आई है, उस अपॉर्चुनिटी को आप एक ताकत बनाइए अपनी, और उससे आप अर्निंग सोर्स जारी रखिए। तो ये 2 सालों के बीच में भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम लोगों ने पीछे रह गए या हमारी महिलाओं ने काम छोड़ा। इतने चैलेंजेस, घर के काम डबल बढ़ गए उनके पीछे, बावजूद उसके उन्होंने ये बनाना चालू किया, मास्क बनाना जारी रखा। जो उस समय बिक सकता है ना, वो सारी चीजें हम लोगों ने उन लोगों से बनवा कर उसको प्रॉपर मैनर में, एक स्ट्रैटेजीज के साथ मार्केट तक पहुंचा कर देने का भी काम किया है। अंत में आपके पास आना चाहूंगी कि आप हमारी महिलाओं को वो सशक्त बने, वो कैसे निर्भीकता से आगे बढ़े, इसके बारे में आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? देखिए, मेरा जो सबसे ज़्यादा समय अब जाता है वो है महिलाओं की लीडरशिप खड़ी करने में। और मैं पूरे भारत में भ्रमण मैंने किया 2010 से। मैंने प्लान बनाया कि मैं अलग अलग राज्यों में जाके हमारी महिलाएं जो हैं, जो शुरुआत मैंने दलित महिलाओं से की, उन लोगों को मैंने पसंद किया और उनको मैंने सशक्त बनाने के लिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उनकी लीडरशिप खड़ी करी और उनको सब कुछ सिखाया जो एक एक्टिविस्ट को जानना ज़रूरी है। और अल्टीमेटली मैंने एक चीज़ देखी कि ये लड़कियां, ये औरतें अब राष्ट्रीय स्तर पे भी उभरी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उभरी है। मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि ये पहचान है ना, ये पहचान ने हमारी औरतों को बंधनों में बांधा हुआ है। और ये जो बेड़ियां हैं ना, उनको दिखाई नहीं देती क्योंकि ये मानसिक बेड़ियां हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो बाबा साहब ने हमें समझाया है कि अपना पथ है, अपना रास्ता है, वो अपनी दिशा खुद ढूंढो और उस पर आगे बढ़ो। और उसमें बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उसी ज्ञान को आगे बढ़ा रही हूँ और मैंने कोशिश की है कि इन 10-20 सालों में बहुत सारी महिलाएं, हजारों महिलाओं के साथ जब मैंने जुड़ाव किया, तो मैंने एक चीज़ जो मैंने कोशिश कर रही हूँ कि अभियान बनाऊं। और आपको पता है कि लास्ट ईयर हमने नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन लीडर्स की स्थापना की, जिसमें हम 16 राज्य की महिलाएं एक मंच पे आई हैं। आदिवासी, दलित, मुस्लिम, ट्रांस विमेन, जो यौन कर्मियों के अधिकारों के लिए काम कर रही वो महिलाएं। और ये एक ऐसा इतना सर्जनात्मक के तौर पे हुआ, हम सब एक साथ बन गए और एक जुड़ा हुआ एक सिस्टरहुड खड़ा हुआ है। और आपको पता है अब हम लोग एक रिपोर्ट भी बाहर रिलीज करने वाले हैं। बस 30 मार्च को वो रिपोर्ट रिलीज होने वाला है, जिसका नाम है कास्ट बेस्ड सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट इम्प्यूनिटी, यानी जाति आधारित यौन हिंसा और स्टेट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा निर्भीकता, या कहेंगे कि उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। और इस रिपोर्ट में हमने जब अभियान चलाया था लास्ट ईयर तो 72 केसेस को हमने उजागर किया था, पर इस रिपोर्ट में हमने 50 घटनाएं हैं, उन 50 घटनाओं को हमने उजागर किया है। मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देना चाहती हूँ। वो ये है कि एक केस हम लोग लड़ रहे थे 1999 में। गुजरात का एक गांव है पानखंड, जहाँ एक दलित महिला, एक मुद्दा था जमीन का, उसमें एक दलित महिला के ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ था। वो केस बंद पड़ा था, हमने वो खुलवाया, मतलब एक तरह से उसकी ट्रायल शुरू करवाई। और 24 तारीख यानी कल वो महिला जो 50 साल की हो गई है, ये केस था 21 साल पुराना। उस महिला ने, जो मेन एक्यूज्ड है, मुख्य आरोपी है, उसको कोर्ट के बीच में 80 आरोपियों के बीच में पहचाना। कल उसकी टेस्टिमोनी हुई, यानी उसने अपनी जुबानी दी और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ। तो ये एक ताकत मुझे लगता है हमारे NCWL के काम से खड़ी हुई है। और हम कितनी सारी महिलाओं को हमने अपने साथ जोड़ा है, जिसमें लॉयर्स हैं, कविता जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, तुम्हारे जैसे सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं। एंड आई थिंक हम लोग के लिए बहुत सारा काम करना बाकी है, पर इतना हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने मिलके बहुत अच्छा आयोजन किया है। और आप जानते हैं कि अपने महाराष्ट्र में स्टेट कन्वेंशन हुआ और गुजरात में भी हुआ, और इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। आखिर में आपके पास आऊंगी कविता जी कि आप
क्या बताएंगे हमारे क्या सुझाव देंगे हमारे महिला दर्शकों को कि वो खुद को कैसे स्वयंभू बनाए, कैसे वो इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो? बिल्कुल, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का मुद्दा जहाँ आता है तो हर एक महिला ने अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए कि एट द एज ऑफ 60 या आफ्टर 60 मेरा खुद का अर्निंग क्या रहेगा या मेरा खुद का सेविंग क्या रहेगा। ये क्वेश्चन हर एक महिला ने अपने लाइफ में एक बार अपने से पूछना चाहिए। डिपेंडेंसी ये हर कम्युनिटी में है, खासकर महिलाओं के लिए। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हमारा सिस्टम ही इस तरीके से बना हुआ है ना पायल, आपको कुछ अलग बताने का जरूरत नहीं है। पति जो पैसे देगा उसी पैसे में उसको गुजारा करना है, और जब उसका बुढ़ापा आता है तो वो डिपेंडेंट हो जाती है बेटे पे। जब बेटा पैसा देगा तब जाके ये कहीं अपने नाती पोतियों के लिए कुछ खरीद पाएगी या खुद के लिए कुछ खरीद पाएगी, या खुद उसको अगर एक चीज भी लेनी हो छोटी सी तो भी वो डिपेंडेंसी वाला पार्ट आता है। ये महिलाओं के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। तो मेरा सभी महिलाओं से यही कहना है या यही पूछना है, और खासकर दलित आदिवासी महिलाओं से, क्योंकि बाकी महिलाएं जो है वो विशिष्ट कम्युनिटी की महिलाएं कभी खाली नहीं बैठती। अर्निंग सोर्स उनका चलते रहता है, कुछ भी करे, सिलाई करे, पापड़ बनाए, कुछ भी करे, लेकिन उनका अर्निंग सोर्स चलते रहता है। ऐसे कई सारी कम्युनिटीज हैं जो हम नाम ना ले तो बेटर है। तो ये महिलाएं खाली नहीं बैठती। पर हमारी दलित आदिवासी महिलाओं में ये चीज देखी गई है, खेत में काम करेगी, सब करेगी, लेकिन इनका खुद का अर्निंग सोर्स नहीं होता है। जब पैसे लेने की बारी आती है तो पति पैसे ले जाता है। मेहनत ये करेगी, सब कुछ ये करेगी, खेत में निंदन करना है, जो भी करना है ना, खेती के सारे काम ये खुद करेगी, लेकिन जब फसल उगती है और पैसे लेने की बारी आएगी तो उसका आदमी या उसका बेटा पैसे लेगा। एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, एंड ऑफ हर लाइफ अगेन वो डिपेंडेंट है। तो उसने अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि मेरी ये डिपेंडेंसी कब तक और क्यों, किस कारण से। मैं खुश हूं, मुझे ये सब दिख रहा है, लेकिन क्या ऐसी ही लाइफ मुझे मेरी बेटी को देनी है या ऐसी ही लाइफ मुझे मेरी बहू को देनी है? ये क्वेश्चन जिस दिन महिला अपने आप से पूछ लेगी तो उस दिन वहां से उसकी शुरुआत होगी कि मेरा खुद का सक्षमीकरण मुझे करना है, आर्थिक, और बहुत जरूरी है, ताकि मैं हाथ ना फैलाते बैठूं। और चलिए मान लीजिए गलती से मैं इतने सालों तक नहीं कर पाई, तो मुझे आने वाली पीढ़ी के लिए इतना जरूर करके जाना है या इतना जरूर उनको मोटिवेट करना है कि बेटा अब आप लोग तो भी इतना करो कि आप डिपेंडेंट ना रहो। इन ऑल मैनर आप खड़े रहिए, खुद के बलबूते पे, खुद के पैरों पे स्वयंभू बनिए, खुद का अर्निंग सोर्स चालू करिए। ये मेरा सभी महिलाओं से एक क्वेश्चन रहेगा, खुद से पूछे। और मेरा हमेशा से एक ही कंसर्न रहा है, कंसर्न कह लीजिए या मेरा एम कह लीजिए, दलित एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना। दैट्स इट। दलित एंटरप्रेन्योर्स चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वुमेन हो या मेन हो, हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं दूसरी कम्युनिटी से। आप कभी आंकड़े देख लीजिएगा तो हम 100 अगर हमारी दूसरी कम्युनिटी के एंटरप्रेन्योर है ना, तो उसमें से मेरा एंटरप्रेन्योर कहाँ खड़ा रहता है? 1 या 2 एंटरप्रेन्योर हमारे आज बने हैं पिछले 20 सालों के एक दरमियान में। उसके पहले जब हम देखें तो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक दायरा था, वो दायरा कहीं नहीं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स ना के बराबर थे। तो जब से मैं खुद को देखती हूँ, खुद को जब मैं काम में झोंक देती हूँ, तो मेरा हर समय ये कंसेप्ट होता है कि छोटे से छोटा क्यों ना हो, स्पेस बनाओ। इस बड़े बड़े उद्योग जगत में एक अपनी स्पेस बनाना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी सब इस्टेब्लिश्ड है। जब तक हम लोग अपनी स्पेस नहीं बनाएंगे किसी भी उद्योग में, हर जगह, तब तक हम लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी नहीं होगी। और जब तक दलित एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी नहीं होगी, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, जब तक ये नहीं बनेंगे ना, हम अपनी कम्युनिटी में ये मैसेज नहीं दे पाएंगे कि सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आप अभी खड़ी करो। और जब तक हम लोग सेकेंड एंटरप्रेन्योर जनरेशन की बात करते हैं, तब तक हमारी फर्स्ट ही बनी नहीं होगी। और फर्स्ट एंटरप्रेन्योर जनरेशन अगर हम आज 10 साल के बाद सोचते हैं, तो 10 साल के बाद हमारे सामने इतने चैलेंजेस रहेंगे, इतने ज्यादा, इतना कंपटीशन रहेगा कि इस कंपटीशन में मेरा आज का बच्चा ये नहीं उस समय तक टिक पाएगा। हर मायने में, चाहे वो टैलेंट के मायने में हो, क्रिएटिविटी के मायने में हो, या पैसों के मामले में हो, हम हर जगह, हम जब अपनी स्थितियां देखते हैं दलितों की, तो एक ही स्थिति दिखती है कि हम लोग हर जगह, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन कम कहाँ पड़ते हैं? केवल और केवल फाइनेंशियल सपोर्ट में। और इकोनॉमिकली हम लोग बहुत स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज।
सही बात। तो जब तक हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तब तक ना तो मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग रहेगा, ना मेरे पॉलिटिकल अप्रोचेस रहेंगे, ना मेरा कहीं समाज में कंट्रीब्यूशन रहेगा, ना मेरे समाज के लिए मैं कुछ कर पाऊंगी। यानी हर जगह मेरे लिए किंतु परंतु आएगा, एक बैरियर आएगा। तो ये बैरियर को दूर करने के लिए हम लोग एक ही सोचते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रांग होइए आप, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट इस चीज के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया और हमारे इस चर्चा में आप सहभागी हुए। दर्शकों, कहते हैं ना कि संवेदना जगाने को एक चुभन काफी है, धरा दुलारने को एक गगन काफी है। हताशा के इस दौर में एक दीप तो जलाओ, अंधेरा मिटाने को एक किरण काफी है, अंधेरा मिटाने को एक किरण काफी है। हमारी जो दलित आदिवासी महिलाएं हैं, उनपे शोषण तो होता है, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज, जेंडर बेस्ड एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा होती है, पर एक नई उम्मीद की किरण है, मंजुला दीदी की तरह एक उम्मीद की किरण है कि नए लीडर्स हम बना रहे जो इसके लिए फाइट करेंगे, जस्टिस के लिए फाइट करेंगे। और कविता दीदी ने जो बहुत खूब बात कही है कि खुद की स्पेस बनानी है। सही बात है, हमें खुद अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती है, तभी जाके हम आगे बढ़ पाते हैं। इसी के साथ जय भीम। जय